नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल आमेर की क्रांति कंप्लीट कर ली थी और आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। कई लोगों ने जो है यूट्यूब पर कमेंट्स किए, मैंने भी पढ़े हैं वो कमेंट्स, कि कहा गया है कि सीधा आप पढ़ दे रहे हैं उसमें, है ना। तो भाई पढ़ नहीं रहे हैं, आईपैड से पहले पढ़ाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी, तो आईपैड और अब जो है कैमरे पे फेस लाना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, अनकम्फर्टेबल सा महसूस होता है। तो आप लोग मैनेज कीजिए, एक दो दिन में कुछ ना कुछ उसका निकल के ही आएगा सॉल्विंग। आपको लगेगा कि शायद अच्छा पढ़ाया जा रहा है या कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश की जाएगी आपको समझाने की। अब आपको समझ में ना आए उससे रिलेटेड कुछ जो है आप कमेंट्स करिए, और अगर आप समझ में आ रहा है तो फिर लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो अब इसमें ज़्यादा प्रचार करने वाली बात नहीं है, हम लोग देखते हैं अपनी आगे की कहानी। अमेर की क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ऐसे क्या टॉपिक्स हुए, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अमेरिका को संविधान निर्माण की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या मतभेद के मुद्दे रहे, कौन कौन से वो वर्ग थे, उन वर्गों के बीच क्या हुआ, फिर इसके बाद कैसे संविधान निर्माण होने के बाद अचानक गृह युद्ध की मांग बढ़ गई। तो गृह युद्ध में उसके बाद जो अब्राहम लिंकन की भूमिका जो थी, उस भूमिका कैसे उसने दोनों पक्षों को, मतलब उत्तरी अमेरिकी राज्यों को और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों को समझाते हुए दास प्रथा को लेकर जो उनकी डिबेट छिड़ी हुई थी, दास प्रथा को खत्म करते हुए, और कैसे जो है अमेरिका को एक संघ बनाया, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर संविधान निर्माण की व्यवस्था बनाई गई। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं और ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा क्लास पे आते हैं, ठीक है। तो अमेर की क्रांति होने के बाद मतभेद के क्या मुद्दे रहे, तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मतभेद के मुद्दे किन किन जो वो थे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से वर्ग थे, उनके बीच मतभेद छिड़ रहे थे, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर धनी लोग और कृषक के बीच भी मतभेद आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बीच भी मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं, और इनके अलग अपने अपने अलग अलग टॉपिक हैं। और उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिका के बीच भी मतभेद छिड़ गए हैं। अब इन मतभेद को कैसे काउंटर किया गया है, फिलाडेल्फिया कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई। फिलाडेल्फिया कांग्रेस के नाम से उसको जाना गया क्योंकि ये फिलाडेल्फिया पे हुई थी, तो समाधान के लिए ये बनाई गई थी। अब देखिए कौन कौन से वो वर्ग थे, उनकी क्या क्या मांगे थी, वो मांगों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, धनी लोग जो है, तो उनकी क्या मांग थी कि ये पावरफुल यूनियन की जो है बनाई जाए, पावरफुल यूनियन को बनाया जाए। और कृषक जनसामान्य का था कि इधर पर डेमोक्रेटिक रूल्स को बढ़ावा दिया जाए। तो शक्तिशाली संघ और प्रजातांत्रिक शासन की दोनों ये अलग अलग डिमांड कर रहे थे। वहीं पर बड़े राज्य क्या मांग रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, और राज्यों की यहाँ पर छोटे राज्य मांग रहे थे कि राज्यों की समानता पर। अब बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर क्यों मांग रहे थे, कि देखिए वहां पे जो 13 उपनिवेश थे अपने, 13 उपनिवेश सब स्वतंत्र हो चुके थे। जब अमेरिकी क्रांति के बाद जब सब स्वतंत्र हो गए, तो वो सब अपना अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे थे। तो प्रतिनिधित्व में बड़े राज्य सीधा सीधा मांग रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व रखा जाए, जिससे हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए। वहीं छोटे राज्य घबराए हुए थे कि अगर बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो उनका दबदबा हमेशा रहेगा। तो वो लोग जो है कि मांग कर रहे थे कि प्रतिनिधित्व नहीं, राज्यों की समानता के आधार पर जो है बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो राज्य थे, उनके बीच था दासों को लेकर जो है, स्लेव जो थे, स्लेवों के बीच जो दिक्कत आ रही थी स्लेब को लेकर, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी राज्य इसको खत्म करना चाह रहे थे और दक्षिणी अमेरिकी राज्य इसको बनाए रखना चाह रहे थे, क्योंकि वो कृषक समूह ज़्यादा था वहाँ पर। तो वो जो कुलीन वर्ग वहाँ का था, वो दास प्रथा को हमेशा बनाए रखने के हित में था। तो इन सब मुद्दों को लेकर टकराहट हो रही थी। तो इन्हीं के समाधान के लिए जो है फिलाडेल्फिया कांग्रेस का बैठक हुई थी। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ कि यहाँ से निकल के आया, इनके धनी लोग और कृषक जन सामान्य की जो डिमांड थी उसके लिए यहाँ पर शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन किया गया, पावरफुल फेडरल गवर्नमेंट का किया गया। और इसमें कहा गया कि 2 वर्ष बाद प्रजातांत्रिक मूल्य और मौलिक अधिकार को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो जब इसमें 2 वर्ष बाद के बाद प्रजातांत्रिक मूल्य की बात की गई, तो प्रजातांत्रिक शासन को ही कृषक वर्ग जो है मांग रहा था, तो इसके शामिल करने की बात हुई तो वो शांत हो गया और ये मुद्दा इनका सॉल्व हो गया। दूसरी क्या थी, बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बीच थी। तो इसमें जो अपना अपर हाउस था उसको सीनेट कहते हैं यहाँ पे, और लोअर हाउस को यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो उच्च हाउस जो था वहाँ पे सीनेट, सीनेट में ही राज्यों की समानता का सिद्धांत को इस पर लागू कर दिया गया। राज्यों की समानता को इन्होंने माना, ना कि बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं। ये मुद्दा सॉल्व हो गया इनका। फिर निम्न सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को मान लिया गया। तो दोनों के काउंटर बैलेंस कर लिया गया, क्योंकि दोनों की मांग यही थी। तो इसमें बड़े राज्य भी शांत हो गए और छोटे राज्य भी शामिल हो गए, ये मुद्दा भी समाप्त हो गया।
इसके बाद तीसरा मुद्दा जो था वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच था। तो यही था सबसे पावरफुल मुद्दा जो दास को लेकर था। इसी को लेकर आगे गृह युद्ध छिड़ जाएगा दोनों राज्यों के बीच। तो दासों की गणना शामिल थी इसमें। अब इसमें क्या कहा गया कि पांच दासों को तीन स्वतंत्र नागरिक के बराबर माना जाएगा। तो इसी में दक्षिण अमेरिकी राज्य जो थे वो गुस्सा गए, क्योंकि वो दास प्रथा को समाप्त करना नहीं चाहते थे, उनको स्वतंत्र करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। तो इसको लेकर जो गृह युद्ध है वही दासों को लेकर वही स्टार्ट हो गया। तो देखिए हमने इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है संविधान निर्माण से, अमेरिकी संविधान निर्माण से एक मोटे मोटे मुद्दों को देखते हुए हमने कभी बाई चांस आ जाए तो ये कुछ पॉइंट देख लिए जिनके आधार पर हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं अमेरिकी गृह युद्ध पर। अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था वो 1861 से 64 तक चला। और इसमें क्या रीजन रहे, क्या इसमें जो है अब्राहम लिंकन की भूमिका रही, इसको देखेंगे और इसके फिर क्या परिणाम रहे, रिजल्ट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कारण क्या क्या थे। आर्थिक और सामाजिक विषमता थी, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न था और दास प्रथा का मुद्दा था। ये तीनों पॉइंटों को हम बारी बारी से देखते हैं। जो इकोनॉमिकल और सोशल विषमता थी उसको देखते हैं और फिर उद्योगों के संरक्षण को देखेंगे और दास प्रथा का मुद्दा तो अभी हम लोग डिटेल्स में देख ही लेंगे। तो देखिए उत्तरी राज्यों में क्या था कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ पर बेहतर था। अर्थव्यवस्था में उद्योग व्यापार, जैसे देखो वहाँ पर ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, चमड़े का सामान, जूता निर्माण, पर्स वर्स, ये सब चीज़ों में आगे निकल गए थे। तो ये सब वहाँ पे था। इसमें मैप में समझ लेते हैं हम लोग। ये जो है उत्तरी उत्तरी राज्य हैं और ये दक्षिणी राज्य हैं। अभी हम लोग देखेंगे इनको डिटेल्स में। और उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच ही एक अभी मुद्दा आएगा जो 36 और 30 जो नॉर्थ में रेखा है वो खींची गई थी, इसको मिशोरी रेखा कहेंगे। उसको जब ये भी छीनी गई, जब ये खींची गई तब भी एक द्वंद्व छिड़ेगा दोनों राज्यों के बीच और जो है वो भी गृह युद्ध का एक बड़ा कारण बन के सामने उभरेगा। अब देखते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था यहाँ पर बेहतर थी उत्तरी राज्य में और मशीनीकरण भी यहाँ पे बेहतर था। जैसे मशीनीकरण बेहतर था तो फिर यहाँ पर यातायात संचार साधन भी विकसित हो रहे थे। यातायात साधन के साथ साथ आर्थिक रूप से संपन्न था ये। और पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग भी यहाँ पर हो चुके थे। देखिए यहाँ पे क्या था कि मशीनीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उद्योग बहुत अधिक बढ़ गया था। तो उद्योग बढ़ रहा था तो पूंजीपतियों की संख्या भी बढ़ रही थी और पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही थी तो वो श्रमिकों को भी बढ़ावा देते थे। दास प्रथा के वो पक्ष में इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो श्रमिक वर्ग से अपना काम करवाने चाह रहे थे, ना कि दास प्रथा से, क्योंकि वो लोग आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे उद्योगों के संरक्षण के लिए जो है संघ सरकार भी शामिल थी। संघ भी चाहता था कि संरक्षण दिया जाए और इसी से जो है दक्षिण राज्य सोचते थे कि संघ जो है मतभेद कर रहा है। मतभेद मतलब और नॉर्थ राज्यों के बीच ज़्यादा साथ दे रहा है और दक्षिण राज्यों को साथ नहीं दे रहा है। तो आगे इसके पर देखते हैं। अब दक्षिणी राज्य में क्या हुआ। दक्षिणी राज्य में अभी भी कृषि पर आधारित था। देखिए जब हम लोग कल अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अमेरिका में यूएसए वाले एरिया में जो नॉर्थ एरिया था वहाँ पे मत्स्य पालन चल रहा था और मिडिल एरिया में जो था औद्योगिक क्षेत्र था और दक्षिण में कृषि चल रही थी। ये मत्स्य पालन क्यों चल रहा था कि क्योंकि यहाँ पे देखिए झीलें बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे मत्स्य चल रहा था और ये वाला एरिया जो था यहाँ पे पूरा उद्योग चल रहा था और दक्षिण वाले एरिया में कृषि वाला एरिया था। ठीक है, ये हम लोगों ने कल भी देखा था, आज थोड़ी सी एक नज़र फिर से मान ली। तो ये रीजन हो गए थे हमारे उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच क्या मतभेद हो गए थे। तो ये होते हुए फिर उद्योगों को संरक्षण पे प्रश्न दूसरा हमारा रीजन है कि क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉरी, क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। तो उत्तरी राज्य औद्योगिक संरचना के पक्ष में था, है ना। वो उद्योगों का विकास करना चाह रहा था। वहीं अमेरिकी संघ भी इसका संरक्षण की डिमांड कर रहा था, हम लोग अभी हाल देख ही चुके हैं। और जब उत्तरी राज्य उद्योगों का विकास करने के पक्ष में अमेरिकी संघ के पास गए कि हमें संरक्षण दीजिए, आप हमें बढ़ावा दीजिए, तो उसने इस मांग को मान लिया और उनको कई विशेष सुविधाएं दी गई। जब विशेष सुविधाएं दी गई तो दक्षिणी राज्यों में भय उत्पन्न हो गया कि अमेरिकी संघ जो है वो अपना प्रयोग जो है उत्तरी राज्यों के पक्ष में ज़्यादा कर रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हुआ। अब तीसरा टॉपिक आता है दास प्रथा का मुद्दा, इशू ऑफ स्लेवरी। तो दास प्रथा का मुद्दा क्या था कि उत्तरी राज्य चाहते थे कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए। ये बात वो बार बार दोहरा रहे थे। अब उत्तरी राज्य जब दास प्रथा को खत्म करने के लिए
बार बार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति और मध्य वर्ग ज़्यादा था, जो कि शिक्षित भी हो चुका था। तो वो दास प्रथा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो इनको आज़ाद करवाना चाह रहा था, इनके लिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी, और कुछ प्रचार करने के माध्यम से, और लोग घूम घूम के दासों के लिए स्वतंत्रता चाह रहे थे। तो वो टोटली दास प्रथा को खत्म करने की बात कर रहा था। वहीं अमेरिकी संघ क्या था, वो भी संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करना था चाह रहा था। देखिए, उत्तरी राज्य ये नहीं कह रहे थे कि दक्षिणी राज्यों में भी खत्म कीजिए, लेकिन वो अपने उत्तर में दास प्रथा का विरोध कर रहे थे। और अमेरिकी संघ जो संघ था, वो कह रहा था कि उत्तरी में तो होना ही चाहिए और दक्षिण में भी होना चाहिए। तो दक्षिणी राज्य इस बात से बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, दक्षिणी राज्य इसके विरोध में थे, क्योंकि वहां पर अभी भी कृषि चल रही थी, और वो चाह रहे थे कि दास बने रहें, जिससे हमारी कृषि की लागत कम आए। क्योंकि अगर वो वहाँ पे श्रमिक वर्ग को शामिल करेंगे तो उनको वेतनिक करना पड़ेगा, और अगर कम वेतन देंगे तो उनके लिए फिर जो है हड़ताल स्टार्ट होगी, और हड़ताल होगी तो भय उत्पन्न होगा। तो कुलीन वर्ग इससे, इसी बातों से, इन्हीं मुद्दों से डरा हुआ था। ठीक है, तो यही सब हो गया। उत्तरी राज्यों में क्या था, अमेरिकी संघ की क्या क्या डिमांड थी, और दक्षिणी राज्य की क्या थी। अब देखिए दास प्रथा। दास प्रथा क्या था, संवैधानिक मुद्दा में टकराव हुआ। कैसे हुआ, जब सीटों का निर्धारण हो रहा था जनसंख्या के आधार पर, तो उसमें दासों को भी जोड़ा जाना था। तो जब दासों को जोड़ा जाना था, तो दासों के पक्ष में तो था नहीं, हाँ, दक्षिणी राज्य दासों के पक्ष में थे नहीं बिल्कुल भी। तो वो इनका विरोध कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दासों की संख्या भी बहुत अधिक थी। तो अगर दासों को अगर वोटिंग का अधिकार मिल जाता, तो वो तो फिर दक्षिण राज्य के लोगों की सुनते ही नहीं, उनमें से भी कोई नेता आ सकता था आगे, और वो अपनी जो है मेंबर बना सकते थे। तो इससे दक्षिण राज्य जो थे, अमेरिका के दक्षिणी राज्य जो थे, उसमें भय का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं नवीन नवीन क्षेत्र जो थे, उनको संघ को लेकर भी वो दक्षिण दास प्रथा को दिक्कत, दक्षिण राज्यों को दिक्कत थी, तो वो इससे उनकी टकराहट हुई। अब देखिए 1820 में क्या होता है, मिसूरी राज्य का विलय होता है, और निर्धारण रेखा बनाई जाती है 36 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में। देखिए कहाँ पे, ये वाली रेखा है जो। अब देखिए ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, उद्योगों को इधर पे बढ़ावा गया। जब ये लाइन खींची गई, तो इसमें उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच, दोनों के बीच दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, कि वो जहाँ पे लाइन खींच रहे थे, और जो भी एरिया मिसूरी वाले उत्तरी राज्यों में आए, तो वो दास प्रथा को वहाँ पे समाप्त करना चाह रहे थे, और वहीं पे ये दक्षिण राज्य दास प्रथा के विरोध में थे। तो दोनों में टकराहट हो गई कि हमारे एरिया में दास प्रथा समाप्त नहीं की जाएगी। तो इसको लेके और भी इनका जो है गृह युद्ध की ओर ले गए ये रीजन भी। वहीं क्या हुआ, 1860 में राष्ट्रपति का उम्मीदवार अब्राहम लिंकन को बनाया गया, जो कि दास प्रथा को बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। दास प्रथा बिल्कुल एकदम समाप्त करना चाह रहा था। ठीक है, तो दास प्रथा को अब्राहम लिंकन साहब ने अमानवीय माना, हाँ, अमानवीय माना, और निर्वाचन को दक्षिण राज्यों ने जब ये अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति माना गया, तो राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने कह दिया कि दास प्रथा जो है वो अमानवीय है। और दास प्रथा जैसे ही उन्होंने अमानवीय कहा, तो दक्षिण राज्य के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ये चुनाव हुआ है वो भी अमानवीय है। ठीक है, इनको जो राष्ट्रपति चुना गया वो भी अमानवीय है। तो इनमें से एक नेता उभरा, कैरोलिना। कैरोलिना ने जो है इनका दक्षिणी राज्य में नेतृत्व किया, और एक आंदोलन इनके विरोध में छेड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब एकदम गृह युद्ध की स्थिति बन गई, और अपना नेता इन्होंने जफरान डेविस को माना। जफरान डेविस को जो है उन्होंने माना कि ये हमारे नेता हैं। ठीक है, और इनको जो है मानने से, अब्राहम लिंकन को मानने से उसने मना कर दिया। अब अब्राहम लिंकन की इसमें क्या भूमिका रही, कैसे अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपना जो है भूमिका अदा की, जिसमें उन्होंने पूरा संघ का निर्माण किया। तो देखिए, देखते हैं कि अब्राहम लिंकन जैसे ही आया और बना, तो उसने कहा कि अमेरिकी गृह युद्ध को समाप्त किया जाए और अखंड बनाया जाए। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त किया जाए और अखंड, इसकी भूमिका जो है, अमेरिकी गृह युद्ध को समाप्त की और अखंड बनाने में इनकी सबसे गहरी भूमिका रही। कैसे, 61 में ये राष्ट्रपति बने थे, तो आते ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अमेरिकी संघ शाश्वत और अखंडनीय बना रहना चाहिए। ठीक है, और वहीं लक्ष्य रखा अपना कि संघ की एकता को बनाए रखना है।
यहीं पे ये इन्हीं दो पॉइंटों को देखते हुए अमेरिकी संघ शाश्वत और अखंडनीय रहना चाहिए हमेशा, और लक्ष्य रहा कि एकता बनाए रखना है। और यहीं पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि दास प्रथा समाप्त करके अगर संघ को बचाया जा सके तो बचाएं, और कुछ दासों को समाप्त ना करके भी संघ को बचाया जा सके तो बचाएं, और संपूर्ण दासों को समाप्त करके भी अगर संघ को बचाया जा सके तो बचाएं। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक दो स्टेटमेंट है वो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको लिख के दे दूंगा, तो वो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन स्टेटमेंटों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब कूटनीतिक कुशलता का परिचय। तो कूटनीतिक कुशलता का परिचय उसने कैसे दिया? दक्षिणी राज्यों में उसने सेना भेजी, और ये नहीं कहा कि उन्होंने दक्षिणी राज्यों को विद्रोही बिल्कुल घोषित नहीं किया। उसने कहा कि सेना भेज रहे हैं, जो गृह युद्ध की स्थिति बढ़ रही है तो संघ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है। और इसी से उसने विदेशी सहायता का अवसर किसी को दिया नहीं, क्योंकि सेना वहां पे पहले ही पहुंच गई। अगर सेना पहले ना पहुंचती तो दूसरे देशों की भी नज़र वहां पे जा सकती थी कि दक्षिणी राज्यों में सेना भेज सकें, तो उसने पहले ही सेना भेज दी और उनको विद्रोही घोषित नहीं किया, बल्कि ये स्टेटमेंट दिया कि संघ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है। ठीक है, और उसने पहले ही घोषणा करवा दी कि ये अमेरिका का अंदरूनी मामला है, इंटरनल जो भी इशू है वो है, कोई भी बाहरी देश इसमें इंटरफेयर ना करे। तो ये भी ठीक किया उसने, पहले ही से सेना रख गई वहां पे, और जो है अंदरूनी मामला घोषित कर दिया, जिससे किसी और देश को आने की वहां पे हिम्मत भी नहीं हुई, और उस पर नजर भी नहीं गई। अब क्या हुआ, यहीं पे सेना जैसी पहुंची, सब मामला थोड़ा सा गंभीर हुआ, तभी उसने दास प्रथा समाप्ति की घोषणा कर दी। अब दास प्रथा समाप्ति की घोषणा करने का रीजन क्या है? देखिए, दक्षिण में दास बहुत अधिक हैं, है ना, जो वहाँ के लोग हैं उनसे ज्यादा वहाँ पे दासों की संख्या अधिक है। तो जब दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा उसने की, तो दक्षिण राज्यों में दासों का सहयोग अब्राहम लिंकन को मिलने लगा। अब अब्राहम लिंकन को जब दासों का सहयोग मिला, तो वो एक बड़ी संख्या थी, तो वहाँ के लोगों की फिर हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। ठीक है, और दूसरी बात, अब्राहम लिंकन भी दक्षिण राज्यों को संघ की नज़र से देख रहा था, वो विद्रोही की नज़र से बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसने उनसे बदले की भावना नहीं रखी कि इनने गृह युद्ध की स्थिति बनाई है तो मैं इनको बदले से सेना से कटवा दूंगा, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। दक्षिण राज्यों में दासों का सहयोग चाहिए था, वो मिल ही गया, उनकी संख्या अधिक थी, उनको वोटिंग राइट्स भी दिए जाएंगे अभी, और बदले में कोई बदले की भावना नहीं रखी, जिससे कि मैटर शांत हुआ। और उसने कहा कि पूरा ये जो है नॉर्थ भी है और साउथ स्टेट भी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ही निवासी हैं। तो यहाँ से फिर जो है गृह युद्ध को शांत किया गया। इसी के बाद परिणाम तो जो है तो वो हुए ही हैं, लेकिन यहीं पे इसके बाद अब्राहम लिंकन की भी हत्या कर दी गई कुछ दक्षिणी राज्य के लोगों के द्वारा। तो अब्राहम लिंकन का भी थोड़ा वैसा ही हुआ कुछ कुछ हाल जैसा गांधी जी का हुआ। मैं गांधी जी से तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गांधी जी भी हत्या के शिकार हुए थे, और अब्राहम लिंकन भी गृह युद्ध शांत करने में, जो कि इतना कूटनीतिक आदमी था, वो सब होने के बाद भी वो वहाँ पे हत्या का शिकार हो गया। तो ये सब ना देखते हुए अब देखते हैं कि ये सब देख लिया, गृह युद्ध देख लिया, अब्राहम लिंकन की भूमिका देख ली, तो इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम देखते हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए इसके, और इसके आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए। तो राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इसके परिणाम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन ऊपर नहीं दिख रही है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो देखिए, इसमें इसके परिणाम क्या हुए, मजबूत राजनीतिक शक्ति जो है मिली। ठीक है, और यूएसए एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है मिली यहाँ पे, और दास प्रथा समाप्त हो गई है और उनको मताधिकार मिल गया। अब ये तो सब हो गया, लेकिन अब एक नई समस्या भी सामने आएगी परिणाम में, वो है श्वेत और अश्वेत समस्या, जो कि अभी भी अमेरिका में दिखाई दे जाती है कभी कभार, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी जाती हैं। श्वेत अश्वेत मामला वहीं से उतरा, दास प्रथा तो समाप्त हो गई, अब्राहम लिंकन भी यहाँ पे समाप्त हो गए, लेकिन श्वेत अश्वेत विद्रोह यहाँ से चालू हुआ। वहीं फिर आर्थिक विद्रोह क्या रहा, तो आर्थिक में क्या रहा, मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया दक्षिण में भी फैलाए गए, और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया, और संचार सुविधाएं बढ़ाई गई। संचार सुविधाओं में क्या, जैसे कि सड़क, रेलवे, इन सबको, टेलीग्राम, इन सबको भी बढ़ावा दिया गया, और प्रबंधीय शिक्षा पर बल दिया गया। प्रबंधीय शिक्षा पर बल देने से मैनेजमेंट एजुकेशन जो सामने आई, उससे उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिला। फिर उसके बाद बैंक को बढ़ावा दिया,
बैंक को बढ़ावा कैसे मिला कि जो बैंक थे उनमें सबके लिए समान वो रखा गया कि कोई भी पैसा रखे, चाहे वो दास हो चाहे कोई भी हो, उनको समान ब्याज दर होगी, समान उस पर जो भी होगा सब समान दिया जाएगा, तो बैंक दर उस पर रखी गई। अब एक विलियम समेकन नीति का भी यहाँ पे जो है शुरुआत हुई। विलियम समेकन नीति क्या थी? विलियम समेकन नीति थी कि छोटी छोटी जो कंपनियां थी वहाँ पे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनको मिला के बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ गया। तो ये राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव देखे गए अमेरिकी गृह युद्ध के बाद और अब्राहम लिंकन की योजना के बाद। तो आप लोग देख लीजिए, यही सब था। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, अब इस फॉर्मेट से मेरे ख्याल से हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आज तक जितने भी आए हैं अमेरिकी क्रांति से, अमेरिकी गृह युद्ध से और अब्राहम लिंकन की भूमिका से ही ज़्यादा आए हैं, जिनको हमने तीनों को डिटेल्स में देख लिया है। अब आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।